Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। ये घटना है 8 जून की, यानी पिछले महीने की, और जगह है पुणे का ग्रामीण एरिया, यानी रूरल डिस्ट्रिक्ट, पुलिस डिस्ट्रिक्ट जिसे कहते हैं। यहाँ पर एक गांव है, नाम है ओतूर। इस ओतूर गांव में 8 जून की सुबह को एक घर में एक बुजुर्ग शख्स की लाश मिलती है। नाम है नवाब अहमद शेख और उम्र है 72 साल। ये इस गांव के अपने मकान में, जो पहले से ही काफ़ी जर्जर हालत में है मकान, उस मकान में ये अकेले रहते थे। परिवार के बाकी लोग पुणे में रहते थे। और इस रोज़ सुबह जब घर वाले उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो लाख कोशिश करने के बावजूद उनका फ़ोन जो है नहीं मिल रहा था, बल्कि फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। ऐसे में घर वाले बहुत परेशान हुए। वो मौके पर पहुँचे। बेटा आया, बेटे का नाम है शादाब अहमद शेख, और उसने फिर ये देखा कि घर में उसके बुज़ुर्ग पिता की लाश पड़ी हुई है, और घर में जो भी चीज़ें थी, जहाँ पर भी कुछ कीमती चीज़ होने की गुंजाइश हो सकती थी, वो सारी चीज़ें जो है वो गायब हैं। इस मंज़र को देखकर जाहिर है बेटे को लगा कि ये मामला लूटपाट का हो सकता है और बुज़ुर्ग पिता का कत्ल हो गया है। तो बेटे ने पुलिस को फ़ोन किया। अब जो ओतूर थाने की पुलिस है, यानी पुणे रूरल पुलिस, वो तो वहाँ पर पहुँची ही। इसके साथ ही पुणे क्राइम ब्रांच की एक टीम भी मौके पर पहुँची, और इन दोनों टीमों ने मिलकर एक साथ इस मामले की छानबीन, इस मामले की जांच शुरू की। कई बार ये देखा गया है कि प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होता है, कोई पुरानी दुश्मनी होती है, जो क्रिमिनल होते हैं वो हत्या कर देते हैं और घर की चीज़ें बिखेर देते हैं, जिससे पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी थोड़ी डाइवर्ट हो जाए, उन्हें लगने लगे कि ये मामला लूटपाट का है या डकैती का है, जिसकी वजह से हत्या हुई है, और जो कत्ल का असली मकसद है उस पर पुलिस का ध्यान न जाए। ऐसी कोशिश कई बार क्रिमिनल करते हैं। तो इस मामले में भी सीन ऑफ क्राइम को देखकर पुलिस को ये शक था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मर्डर के पीछे मोटिव कुछ और हो और इसे लूटपाट का रूप दिया गया हो। प्लस पुलिस ये भी देख रही थी कि घर से कुछ वैल्यूएबल्स गायब हुए हैं या नहीं, कीमती चीज़ें गायब हुई है या नहीं। परिवार के लोगों से पुलिस ने इसके लिए बातचीत की, और बातचीत करने के बाद पुलिस ने सारी चीज़ों की लिस्ट बनाई कि कौन कौन सी चीज़ें इनके पास थी, नवाब अहमद शेख साहब के पास, और वो चीज़ें गायब हो गई हैं। उसकी एक लिस्ट भी पुलिस ने बनाई। अब पुलिस ने इस परिवार के, और ख़ासकर मिस्टर शेख के जो भी दोस्त थे, दुश्मन थे, जिनके साथ उनकी बातें होती थी, उनकी भी लिस्ट बनाई, और फिर उन तमाम पहलुओं को धीरे धीरे एक्सप्लोर करना शुरू किया कि कौन हो सकता है जिसने इस घटना को अंजाम दिया हो। इस बीच पुलिस ने वो डेड बॉडी रिकवर की, और डेड बॉडी रिकवर करने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि नवाब अहमद शेख के साथ उनकी मौत से पहले मारपीट की गई थी। उनके शरीर पर कई जगह एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल, यानी अंदरूनी चोट के भी निशान थे। लेकिन कॉज ऑफ डेथ जो है वो स्ट्रैंगुलेशन, यानी गला घोंटे जाने की वजह से बताया गया पोस्टमार्टम में। तो जब ये सारे तथ्य सामने आ गए तो पुलिस को ये बात भी समझ में आ गई कि उनके साथ टॉर्चर हुआ और उसके बाद उनकी हत्या की गई। लेकिन कोई क्लू, कोई एविडेंस इस मामले में पुलिस को नहीं मिल पा रहा था। घर वालों से जब पूछताछ हुई तो घर वालों ने भी कोई दुश्मनी जैसी बात से इनकार कर दिया। अब पुलिस को लगने लगा कि हो सकता है फिर इस घटना के पीछे लूटपाट ही हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक जर्जर मकान जिसमें एक बुज़ुर्ग आदमी अकेला रहता है, और पिछले लंबे समय से वो वहाँ अकेला रह रहा है, ऐसे मकान को लुटेरे आखिर टारगेट क्यों करेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल था। लेकिन फिर भी चूंकि और कोई मोटिव समझ में नहीं आ रहा था, तो पुलिस ने इस एंगल पर अपनी तफ्तीश को केंद्रित किया और फोकस किया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज एग्जामिन करने का फैसला किया, लेकिन दिक्कत ये थी कि जिस मकान में हत्या हुई थी वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था, बल्कि अगल बगल के कुछ एक मकानों में पुलिस ने पता किया, वहाँ भी कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं। ग्रामीण इलाकों में अभी भी सारे घरों में, मकानों में सीसीटीवी कैमरे होते नहीं हैं, बल्कि शहरों में भी नहीं होते इतने। तो आजकल अभी भी ज़रूरत है जिसकी, सर्विलांस कैमरा और सीसीटीवी कैमरा की। तो खैर पुलिस ने फिर ये तय किया कि चलो जो भी नियर बाई सीसीटीवी कैमरा है, बेशक उस गली का ना हो, आसपास का हो, वो चेक करेंगे। तो तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर पुलिस को 2 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए नजर आए, और ये वो सीसीटीवी कैमरे थे जो पंचायत की ओर से
पंचायत के खर्चे पर लगाए गए थे, यानी एक तरह से देखा जाए तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी थी और सर्विलांस के लिए ही थी। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों का फुटेज चेक करना शुरू किया। तो जब ये मर्डर हुआ था, यानी 7 और 8 जून के बीच में, उस समय का जो टाइम फ्रेम है, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज का बहुत बारीकी से मुआयना किया। पुलिस को कोई बहुत अजीब, कोई बहुत संदिग्ध चीज़ तो नज़र नहीं आई, और चूंकि घर के ऊपर तो कैमरा लगा नहीं था, घर पर फोकस भी नहीं था, थोड़ी दूरी पर था, 500 मीटर की दूरी पर, तो पुलिस उस कैमरे की जद में आने जाने वाले तमाम लोगों को पुलिस चेक कर रही थी, और गांव के जो भी बुजुर्ग हैं और पंचायत के लोग हैं उनसे भी पूछताछ कर रही थी कि भाई ये लोग कौन है, ये जो आ रहा है ये कौन है। एक एक आदमी की आइडेंटिटी पुलिस एस्टैब्लिश करने में लगी हुई थी। इसी क्रम में पुलिस ने देखा कि 7-8 लड़कों का एक ग्रुप जो है उस गली से, जिधर नवाब अहमद शेख का मकान है, उस तरफ जाता हुआ दिख रहा है, और कुछ देर बाद उस ग्रुप के लड़के जो है वहाँ से वापस भी आ रहे हैं। तो पुलिस ने जब इन लड़कों के बारे में गांव वालों से पूछा तो गांव वालों ने कुछ एक लड़कों को पहचान भी लिया, वो वहीं रहने वाले लड़के थे और कुछ आसपास के गांव के लड़के थे। तो आम तौर पर लड़के इस तरह से ग्रुप में घूमते फिरते भी हैं, और आपको पता है यंग लड़कों का ग्रुप है तो वो मौज मस्ती भी करते हैं। तो कोई बहुत सस्पिशियस या संदिग्ध बात इन लड़कों के आने जाने में भी पुलिस को तब तक नज़र नहीं आई। हालांकि पुलिस ने ये देखा कि ये लड़के जब जा रहे थे तब तो नॉर्मली ही जा रहे थे, कोई बीच में रुकना या आपस में कोई बातचीत करना, इस तरह की कोई गतिविधि उन्होंने उस सीसीटीवी फुटेज में नहीं देखी। लेकिन जब ये लड़के वापस आ रहे थे तो पुलिस की नज़र उन लड़कों के एक ऐसी एक्टिविटी पर पड़ी कि पुलिस का शक इन लड़कों के ऊपर थोड़ा गहरा गया। दरअसल वो लड़के बीच रास्ते में रुक कर 2 मोबाइल फ़ोन बहुत बारीकी से चेक कर रहे थे, और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जिज्ञासावश, ये जो लड़कों का बड़ा सा ग्रुप था, तकरीबन सारे के सारे लड़के उन मोबाइल फ़ोन में जो भी चीज़ें मौजूद थी उसे एक्सप्लोर कर रहे थे, देख रहे थे, और सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई थी। पुलिस को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि इन लड़कों ने के पास जो मोबाइल फ़ोन है उसमें ऐसा क्या है कि सारे के सारे लड़के उस फ़ोन को इस तरह से देख रहे हैं, और बल्कि छीना झपटी जैसी नौबत भी है उस फ़ोन को हाथ में लेने के बाद लड़कों के बीच आपस में, जैसे होता है ना, अच्छा मुझे दे वाली सिचुएशन। तो पुलिस को थोड़ा शक हुआ कि भाई ऐसी क्या चीज़ हो सकती है। तो पुलिस ने फिर इन लड़कों की आइडेंटिटी जो पहले ही इस्टेब्लिश थी, सारे की तो नहीं लेकिन कुछ लड़कों की, तो पुलिस ने उन लड़कों को फिर इंटरसेप्ट किया, उनको हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ चालू की। ये पता चला कि 7 लड़कों का वो जो ग्रुप है उसमें 3 लड़के तो बालिग हैं, लेकिन बाकी के 4 लड़के जो हैं वो माइनर हैं, नाबालिग हैं, और ये सभी के सभी 7 लड़के उस रोज़ उस गली से गुजरते हुए जो देखे गए थे, उनमें से कुछ एक को पुलिस ने हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ शुरू की। शुरू में इन लड़कों ने इधर उधर की बातें की, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की और ख़ासकर उस सीक्वेंस के बारे में पूछा जिसमें ये लड़के कुछ एक मोबाइल फ़ोन, 1 या 2 मोबाइल फ़ोन को बहुत बारीकी से देखते हुए और उसमें कुछ छेड़छाड़ करते हुए दिख रहे थे, तो उसके बारे में जब पुलिस ने पूछा तो इन लड़कों के पास कोई जवाब नहीं था। बॉडी लैंग्वेज से पुलिस को अब शक होने लगा था। पुलिस ने अब सख्ती की, तो जब सख्ती की तो इन लड़कों ने अपना जुर्म कबूल लिया और उन्होंने बताया कि उन्होंने लूटपाट के इरादे से उन्होंने ही नवाब अहमद शेख की हत्या कर दी थी, 72 साल के बुजुर्ग शख्स की। और जो मोबाइल फ़ोन वो बहुत जिज्ञासावश देख रहे थे, वो मोबाइल फ़ोन बेसिकली शेख साहब के ही थे। 2 मोबाइल उन बुज़ुर्ग के पास से इन 7 लड़कों ने लूटे थे। इसके साथ ही जो भी रुपए पैसे उनके पास थे वो चीज़ें इन लड़कों ने लूटी थी, और लूट कर ये लड़के वहाँ से फ़रार हो गए थे, भाग गए थे। जब लड़कों से पूछा गया कि भाई ऐसी क्या बात थी, क्यों इस तरह से तुम लोगों ने अपराध किया, तो उनका ये कहना था कि उन्हें पैसों की ज़रूरत थी, और हर लड़के की अपनी अपनी ज़रूरत थी। किसी ने किसी से उधार ले रखा था, किसी को मौज मस्ती करनी थी, तो उनको लगा कि ये बुज़ुर्ग जो है वो गांव में अकेले रहते हैं, सॉफ्ट टारगेट हैं और फाइनेंशियली वेल ऑफ हैं, तो क्यों नहीं उनके घर पर धावा बोला जाए। तो धावा उन्होंने बोला, और बोलने के बाद जो बुज़ुर्ग शख्स थे उनको मारपीट कर इन लोगों ने उनसे उनकी कीमती चीज़ें लूटने की कोशिश की, लेकिन बुज़ुर्ग ने रिटेलिएट किया, अपने आप को बचाने और इन लड़कों से मुकाबला करने की कोशिश की, और यही जो है उनकी एक बड़ी भूल साबित हुई। उनको बहुत बुरी तरह से इन लड़कों ने पीटा और फिर गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी। उनके पास 2 मोबाइल फ़ोन थे, दोनों मोबाइल फ़ोन इन लड़कों ने लूट लिए, और लूटने के बाद ये उन्हीं मोबाइल फ़ोन को देखते हुए उन गलियों से गुजर रहे थे, जा रहे थे, और आपस में उन मोबाइल फ़ोन को लेकर बातचीत भी कर रहे थे, जिससे पुलिस का शक इन लड़कों पर गहराया और पुलिस ने फिर उनसे पूछताछ की। 3 बालिग लड़के जो पकड़े गए उनका नाम है विकास बाघ,
प्रकाश वाघ और भीमा हिलम। बाकी के 4 लड़के जो हैं वो नाबालिग हैं, तो जाहिर है उनका नाम आपको नहीं बता सकते। लेकिन एक और जो शॉकिंग बात है वो ये कि ये सभी के सभी 7 लड़के फर्स्ट टाइमर थे। इन्होंने इससे पहले कभी कोई जुर्म, कभी कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन इसे संगत का असर कहें और चकाचौंध वाली ज़िंदगी की लालसा या लालच कहें, रुपए पैसों की तलब इन्हें इतनी ज़्यादा हुई कि इन्होंने अपने ही गांव में एक बुज़ुर्ग शख्स की हत्या कर दी और उनको लूट कर ये लोग फरार हो गए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, क्राइम ब्रांच पुणे की और जो रूरल पुलिस है पुणे की, इन दोनों ने मिलकर जब इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया तो इन गुनहगारों को पुलिस ने पकड़ लिया और अब पुलिस जाहिर सी बात है इन्हें तभी सभी के सभी 7 को गिरफ्तार कर चुकी है और इनको जेल भी पुलिस ने भेजा है। जो बालिग हैं उन्हें तो जेल भेजा गया, लेकिन जो नाबालिग हैं उनको पुलिस ने रिमांड होम रवाना किया है। एक स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से चेन्नई में एक दंपत्ति की एक रोज़ हत्या हो गई और मैंने आप लोगों से पूछा था कि वो कौन सा तरीका हो सकता है जिससे हत्या जैसी भयानक घटना से बचा जा सकता है। सारी हत्याओं से तो नहीं, लेकिन जिस केस स्टडी का हमने जिक्र किया था उसमें बचाव का क्या तरीका हो सकता था, ये मैंने आप लोगों से पूछा है। तो कुछ लोगों ने उसका जवाब दिया और बहुत ही लॉजिकल आंसर्स मुझे मिले हैं। कुछ लोगों के नाम तो मैं ऑफ कोर्स, जैसे हमारी रोज़ की परिपाटी है, मैं पढ़ूंगा ही, लेकिन जवाब मैं अपनी तरफ से देना चाहता हूँ। इसमें से बहुत सारे लोगों ने ये आंसर दिए हैं। देखिए, जो घटनाक्रम था वो कुछ यूँ था कि एक बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या हो गई और हत्या करने वाला लड़का उस घर में आता जाता था और हत्या के बाद जब उसे पुलिस ने पकड़ा तो उसने कहा कि बुजुर्ग दंपत्ति ने पब्लिकली उसे बेइज्जत किया था, जिसके बाद उसने उस दंपत्ति की हत्या की। तो मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या इस घटना को रोका जा सकता था। तो गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं है, कोई नहीं कह सकता कि ये अपराध ऐसा होता तो नहीं होता, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि इस तरह की घटनाएं रुक सकती हैं, रोकी जा सकती हैं। अव्वल तो किसी भी आदमी को उसके स्वाभिमान पर चोट पहुंचाते हुए या उसे बहुत जलील करते हुए कभी भी उसके साथ हमें पेश नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप रिएक्ट करते हैं, आप किसी पर चिल्ला पड़ते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, सामने वाला आदमी उस चीज़ को कितना नेगेटिवली लेता है और किस तरह से अपने जीने मरने का प्रश्न बना लेता है या मरने मारने का प्रश्न बना लेता है, ये हम और आप नहीं समझ सकते। तो बेहतर यही है कि चीज़ों को मिनिमाइज़ किया जाए। कभी गुस्सा भी आए तो उस गुस्से को पी लिया जाए, शांतिपूर्ण तरीके से बात की जाए और कम से कम किसी को जलील करने, देख लेने, धमकी देने जैसी चीज़ों से बचना चाहिए। दूसरा ये कि अगर कोई आदमी आपकी इजाज़त के बगैर आपके घर में घुसा चला आ रहा है या बहुत फ्रीक्वेंट विजिट्स कर रहा है या आपका पीछा कर रहा है, तो भी उस आदमी को अवॉइड करने का तरीका ये नहीं हो सकता कि आप उसे बुरी तरह से हड़का दें या डरा धमका कर भगा दें। कोशिश आपको यही करनी चाहिए कि बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से, जिसे कहते हैं ना कि प्यार मोहब्बत से आप उसे समझाएं कि क्या सही है और क्या गलत है और उससे धीरे धीरे करके अपने आप को अलग करने की कोशिश करें। ये जो घटनाक्रम है जिसका मैंने आप लोगों से लास्ट टाइम जिक्र किया था, उसमें जिस लड़के ने हत्या की वो लड़का बहुत ऑड आवर्स में इस बुजुर्ग दंपत्ति के घर आया करता था। बुजुर्ग दंपत्ति को इस बात की शिकायत थी और उन्होंने उस लड़के को कई बार डांटा फटकारा था और एक बार तो उस लड़के को कुछ दूसरे लोगों की मौजूदगी में इतनी बुरी तरह से इन्होंने फटकार दिया कि उस लड़के के मन में गुस्सा भर गया और उसके बाद उसने बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या की। तो इस घटना से बचा जा सकता था मेरे हिसाब से, अगर थोड़ा सा अपने इमोशंस पर आदमी कंट्रोल रखता और किसी भी एक्ट को करने से पहले उसके अंजाम या उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में अगर इंसान सोचे तो शायद बहुत सारी आपराधिक घटनाओं को रोका जा सकता है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। अंसारी हुज़ैफा ने कमेंट किया है, ये महाराष्ट्र से हमें रेगुलर देखती हैं और कमेंट करती हैं, थैंक यू वेरी मच। उमेश भूइया जी हैं, झारखंड से हैं, मेरे होम स्टेट से। डी जॉय व्लॉग्स के नाम से एक आईडी है, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त टाइप का कॉम्प्लीमेंट भेजा है मेरे लिए, थैंक यू वेरी मच। मौलाना निसार अहमद नागपुरी साहब रेगुलर लिसनर है हमारे। शुभम भारद्वाज जी ने भी कमेंट किया है। अकबर हुसैन साहब का कमेंट है, स्वागत आपका। राघवेंद्र तिवारी जी, तेंजिन ने कमेंट किया है, इन्होंने लिखा है थैंक यू सुप्रतीम सर एंड टीम, रिगार्ड्स फ्रॉम न्यूयॉर्क। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रामचंद्र खिलेरी ने भी कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि हर आदमी से जो है बहुत प्यार मोहब्बत से पेश आने की कोशिश करनी चाहिए। इंद्र सेन मौर्य है, ये लिखा हुआ है, ह्यूमिलिटी एंड पोलाइटनेस आर वेरी इंपॉर्टेंट in all the professions. I think the old couple also could
फॉलो दैट। बिल्कुल, इन्होंने भी तकरीबन वही बातें कही हैं जो बातें मैंने अभी आपसे बातचीत करते हुए कही। जसमनदीप सिंह चीमा, ये लुधियाना से हैं, हमारे दर्शक हैं, रेगुलर हमें देखते हैं। उन्होंने नाइस सर जी लिखा है और गेटिंग एडिक्टेड टू योर एपिसोड्स, इन्होंने ये भी लिखा है। प्रदीप भांबू जी का कमेंट है, थैंक यू वेरी मच। पीके चंद्रा साहब का भी कमेंट है। और एक हमारे दर्शक हैं, उनका नाम जो है उनकी आईडी से मैं रिट्रीव नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कमेंट में ये लिखा है कि आरोपी अगर गलत समय पर घर आने लगा और बिना अपॉइंटमेंट के और उसका व्यवहार सही नहीं लगा तो उसे वार्न करना और पुलिस को सूचना देकर इस हरकत को बताकर उसे पाबंद किया जा सकता था। बिल्कुल, ये भी एक तरीका हो सकता है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि पुलिस के पास भी तुरंत जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लेवल पे चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, शुरू में कोशिश करके देखनी चाहिए, अगर ना हो तो फिर पुलिस का रास्ता तो खुला है ही। सलाम आपको। एक हमारे दर्शक हैं, लफ्ज़ों का कारवां इनका आईडी का नाम है, इन्होंने लिखा। परूप श्रेष्ठा जी जर्मनी से हैं, इन्होंने भी कमेंट किया है। रोहित सिंह जी, थैंक यू वेरी मच रोहित। गब्बर सिंह के नाम से एक आईडी है, पता नहीं इनका सचमुच का नाम गब्बर सिंह है या इन्होंने मतलब वो नाम ले रखा है आईडी में। एनीवे, सुमेरा राठौर साहब ने भी कमेंट किया है। उद्रेश बिंद का कमेंट है, बहुत स्वागत आपका। गीता श्रीवास्तव का भी कमेंट है और विनय नासवाले जी ने भी कमेंट किया है। बहुत सारा और भी दर्शकों ने कमेंट किया, अपनी राय दी है। मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं आप सबको एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी कमेंट आप करते हैं ना, सारे कमेंट मैं पर्सनली पढ़ता हूँ। मतलब आप ऐसा ना समझे कि अगर आपका कमेंट मैंने यहाँ आकर नहीं पढ़ा या नाम नहीं पढ़ा तो इसका मतलब वो कमेंट मैंने नहीं पढ़ा। मुझ तक आपकी सारी बातें पहुँचती हैं और मैं बहुत थैंकफुल हूँ जिस तरह से आप लोग कन्वे करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।